सपने में आग और इस हृदय में देशभक्ति का जुनून रखता हूँ। सपने में आग और इस हृदय में देशभक्ति का जुनून रखता हूँ, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में भगत सिंह बसते हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। कर दी जिसने कुर्बान अपनी जवानी वतन के खातिर, कर दी जिसने कुर्बान अपनी जवानी वतन के खातिर। अब आओ हम सब लिखें उसकी कहानी, आओ हम सब लिखें उसकी कहानी। देश पर शहादत के खातिर, देश पर शहादत के खातिर सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धधक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। भारत माँ का इस हृदय में अमिट सम्मान रखता हूँ, भारत माँ का इस हृदय में अमिट सम्मान रखता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं उस शेरनी के शेर की बात करने जा रहा हूं, जिसकी बातें सुनकर के हर युवा में, हर वृद्ध में, हर बालक में, उसके खूनों में लहू दौड़ने लगता है। वो है विद्यावती कौर के सुपुत्र आजाद भगत सिंह जी, जो 6 वर्ष की उम्र में ही इस भारत माँ को अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। मैं उनकी आज चर्चा करने जा रहा हूं, मैं उनकी कहानी कहने जा रहा हूं, जिनकी कहानी सुनने से हर एक भारतीय बूढ़े के रगों में जवानी का खून दौड़ने लगता है और छोटे बच्चों के मन में युवा अवस्था की वो दृश्य देखने को मिलने लगता है कि जैसे माना जाता है ये 6 साल का बच्चा इस समय 18 साल की जवानी के आलम में झूम रहा होता है। ये हैं भगत सिंह जी। देखिए मित्रों कि भगत सिंह जी 1907 ईस्वी में, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है, वनगांव में पैदा हुए थे। वो उस समय अखंड भारत का हिस्सा था, भारत में ही था, लेकिन 47 के बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान में चला गया। वहां पर वनगांव में पैदा हुए थे भगत सिंह जी, और उनकी माता विद्यावती कौर थी और पिता किशन सिंह जी थे। इन्होंने इन बच्चे को लालन पालन के साथ पाला। ये छोटे से ही उम्र में भारत के लिए बहुत कुछ करने के लिए सोचते थे। इनके मन में भारत की आज़ादी के लिए बहुत अलग सी ललक उठती थी। बात है 1913 की, 13 मार्च 1913 की, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत सारे इकट्ठे भारतीयों को, जनसभा कर रहे भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। और उसमें बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के लिए एक वहां पर बीच में जलियांवाले बाग के बीच में एक कुआं था, उसमें कूद गए थे, और कुछ लोग गोलियों से आहत हो गए थे, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके कुचल गए थे। इतनी भगदड़ मची थी। वहां जब वो कहानी सुनते हैं भगत सिंह, तो उनके खूनों में लहू आ जाते हैं, उनके आंखों में लहू आ जाते हैं मित्रों, और वो अपने वनगांव से दौड़े दौड़े भागे भागे उस जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था वहां पे पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने देखते हैं कि वो जो वहां की मिट्टी थी वो खूनों से लथपथ थी। वहां जो दीवारें थी वो बयां कर रही थी, उन शहीदों की शहादत को बयां कर रही थी। उनके कानों में वो आवाज आ रही थी कि भगत तू ही है जो इन भारतीयों के लहू के एक एक कतरे का इन अंग्रेजों से बदला जरूर लेगा, प्रतिशोध जरूर लेगा। और भगत सिंह ने उस दिन से ही प्रण कर लिया कि मुझे जीना है तो इस मां भारती के लिए, मरना है तो इस मां भारती के लिए। और उन्होंने ये मन में ठान लिया कि मुझे अंग्रेजों की जड़ समूल उखाड़ करके फेंक देना है। ये कहीं किसी कदर नहीं रह जाएंगे, भारत में इनको रहने की 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी। इतना इनको भगा के मारेंगे कि ये भारत छोड़ करके अपने देश को चले जाएंगे। और हुआ यही कि जब
भगत सिंह जी इतने आक्रोशित हुए और हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। छोटी सी उम्र में देखिए, 7 में पैदा हुए, 13 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इतनी दूर लगभग 40 किलोमीटर दूर इनके घर से था और वो पैदल वहां जाते हैं और वहां के शहीदों की शहादत को देख करके इनके हृदय में एक ज्वाला भड़क पड़ती है कि मैं देश के इन शहीदों के लिए अपने जीवन को भले कुर्बान कर दूं, लेकिन इन अंग्रेजों को भगा के ही छोड़ूंगा। और होता क्या है कि आगे सिलसिला चलता है मित्रों, और उस समय महात्मा गांधी एक ब्रांड बन चुके थे देश भारतीयों के लिए, और महात्मा गांधी बहुत अलग स्तर पे चल रहे थे। उनमें देखा जाए तो बहुत भारतीय उनके पीगे पग चिन्हों पे चलना चाहते थे। और उस समय भगत सिंह जी उनसे मिलते हैं, उनके विचारों से भगत सिंह जी के विचार नहीं मिला करते थे, लेकिन ये देखिए कि ये एक रास्ता है जो हमें भारत की आजादी दिलाने में सही साबित होंगे। और उनके इस असहयोग आंदोलन में वो भाग ले लेते हैं। जो 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, उसमें वो भाग ले लेते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। अंग्रेजों की इकोनॉमी सिस्टम, अंग्रेजों की राजनीतिक स्तर, सैन्य स्तर, सब कुछ चरमराने लगी थी। अंग्रेज बहुत विकल हो गए थे। एक दिन ऐसा आता है कि 1922 में ये सब लोग आंदोलनकारी चौरा चौरी के एक बाजार में आंदोलन कर रहे थे। अब आंदोलन सिर्फ इतना कर रहे थे कि वहां पे विदेशी शराब बिक रहे थे, विदेशी कपड़े बिक रहे थे। ये लोग न तो कपड़े को आग लगाए, न विदेशियों को मारे पीटे, सिर्फ ये कह रहे थे आप अपने इस शराब को, इस वाइन को यहां से लेके जाइए और अपने कपड़े को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए आपके। लेकिन उस समय कुछ गद्दार भी थे। जो एक जमींदार था और वहां के तत्कालीन थानेदार से बातें करता है और कहता है इन सबको हटवाइए, नहीं तो हमारी दुकानें जो चल रही हैं उनसे, वो क्या था, अंग्रेजों से आश्रित था, उनसे लाभ लेता था, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उस समय थानेदार आता है और आक्रोशित जनता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आक्रोशित जनता ये कह करके उनको नहीं सुनती है कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने बातों को कह रहा हूं कि ये वाइन मुझे नहीं चाहिए, ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे बोलने तक की आजादी नहीं है। वो कुछ देर थानेदार सुनता है और जब ये लोग नहीं सुनते हैं तो वो हवा में फायरिंग करने लगता है। उसके बाद भी जब जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है तो तुरंत ये गोली जनता पे चला देता है और वहां के कुछ नागरिक जो थे, जो आंदोलनकारी थे, वो क्या होते हैं, 1-2 लोग उसमें मर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं वहीं जगह पे। तो क्या करता है, फिर ये थानेदार हवा में फायरिंग करने लगता है। उसके बाद भी जब जनता नहीं हटती तो पुनः ये जनता पर फायरिंग करने लगता है और जब जनता ज्यादा उसमें आहत हुई और घायल हुई, कुछ लोग उसमें मर भी गए, तो जनता आक्रोशित होकर के उस थानेदार को और पुलिस कर्मियों को दौड़ा लेती है और बल भर कूटती है। जितना मन करता है उतना कूटती है, इतना कूटती है कि उनको भागे भूमि नहीं मिलती है और भागते 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 वो अपने थाने में पहुंचते हैं और अपने आप को अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर भी ये आक्रोशित जनता इस अपने शहीद भाइयों की प्रतिशोध लेने के लिए इतनी आक्रोशित थी कि उनके समझ में कुछ नहीं आया। उनके समझ में सिर्फ एक ही चीज आया कि खून का बदला खून से लिया जा सकता है। ये मेरे शहीद भाइयों को जलियांवाले बाग में बहुत सारे मारे हैं और यहाँ भी चौरा चौरी कांड में भी बहुत सारे लोगों को ये मारे हैं, इनका मैं खून के बदले खून ही लूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आक्रोशित जनता इनको बहुत मारती पीटती है और जब ये अंदर घुस जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो चारों तरफ से आग लगा देती है और वो थाना जिंदा पुलिसकर्मियों सहित जल जाता है। उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी थे और जब वो मर जाते हैं तो गांधी जी इस घटना से बहुत द्रवित होते हैं और गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। गांधी जी ने कहा था कि मैं तो ये मोटो लेके चला था, ये उद्देश्य लेके चला था कि मैं अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करूंगा, सत्याग्रह करूंगा कि मुझे आजादी चाहिए, लेकिन आपने अहिंसा नहीं हिंसा के राह पे चल दिया, इसलिए मैं असहयोग आंदोलन को आज से ही वापस लेता हूं। और गांधी जी उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं मित्रों। लेकिन जिसके रगों में आजादी का लहर दौड़ रही थी, जिसके खून में आजादी 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 दिख रही थी, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं मानना, आप असहयोग आंदोलन वापस ले न ले, लेकिन मैं देश के लिए लड़ूंगा, देश से अंग्रेजों की जड़ को नष्ट करूंगा। और होता क्या है मित्रों, आगे की कहानी, भगत सिंह
और बहुत सारे नेता मिलकर के कांग्रेस का बंटवारा कर देते हैं। कांग्रेस दो धड़ों में बंट जाती है, नरम दल में और गरम दल में। नरम दल में गांधी जी के अनुयायी हो जाते हैं और गरम दल में जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और ये भगत सिंह जी, चंद्रशेखर, ये सब तमाम नेता क्या हो जाते हैं, गरम दल में हो जाते हैं। और भगत सिंह आगे बढ़ते रहे और इसके बाद आती है कहानी 1924 की। 1924 में एक दिन ऐसा आता है कि लग रहा था कि अब भगत सिंह के हाथ भी हल्दी के हाथों से रंग जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उन्हें तो हल्दी अपने हाथों में लगाने की लालच नहीं थी। सिर्फ वो मानते थे कि अगर मैं हूं तो इस मां भारती के लिए हूं और नहीं रहूंगा तो भी मां भारती के लिए ही जाऊंगा। लेकिन जब उनकी माता विद्यावती उनके लिए एक संदेशा बताती कि मैं आपकी शादी करने वाली हूं, बहुत छोटी सी लाडली है, बहुत छोटी सी कुड़ी है, मैं उससे आपकी शादी करवाऊंगा, कल मेरे घर में किलकारियां आएंगी, मेरे बच्चे गूंजेंगे, मेरे घर में बच्चे किलकारियां मारेंगे। तो भगत सिंह ये जान लेते हैं कि मैं यहां मां के प्रेम के आगे, हट के आगे मुझे झुकना पड़ेगा। तो छिप छिप करके एक पत्र लिखे कि मां मेरी दुल्हन आजादी ही है, भारत की आजादी मेरे लिए सब कुछ है, अगर आजादी नहीं है तो मैं नहीं रह सकता। मैं अगर इस गुलाम देश में मेरी शादी भी हो जाती है तो मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं देश को आजादी दिलाना चाहता हूं मां। और पत्र लिख करके घर छोड़ करके ये भाग जाते हैं। देखिए मित्रों, जिस उम्र में ये 17 साल की उम्र में घर छोड़ करके भाग जाते हैं और हम 17 साल की उम्र में अय्यासियां करने के गुजरते हैं। सब बच्चे नहीं होते लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फिल्म देखते हैं, कहीं खेलने कूदने फालतू जगहों पे जाते हैं, कहीं बार डांस में जाते हैं, कहीं स्मोकिंग करते हैं, कहीं स्मगलिंग करते हैं, ऐसे सब कृत्यों में लगे रहते हैं। लेकिन भगत सिंह को देखिए कि आजादी के लिए, देश को बचाने के लिए अपनी शादी को ठुकरा देते हैं, अपने घर को ठुकरा देते हैं और भाग जाते हैं। और जाकर के ये चंद्रशेखर जी से मिलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलते हैं और वहां पर उनके ग्रुप को ये ज्वाइन कर लेते हैं। और 1925 चूंकि उस समय देश में लड़ाई लड़ने के लिए देश के जो ये क्रांतिकारी थे उनके पास पैसों की बेहद कमी थी, उनके पास असलहों की बेहद कमी थी। लड़ाई असलहों से होती है, लड़ाई पैसों से होती है, लेकिन इनके पास दोनों चीजों की बेहद कमी थी। न के बराबर पैसे थे, न के बराबर असलहे थे। तो इन्होंने एक विचार बनाया कि ये जो काकोरी है, काकोरी में हम क्या करेंगे, इस ट्रेन को लूटेंगे। जो ट्रेनें जाती हैं, अंग्रेजों की ट्रेनें माल लाद करके जाती हैं, गनों को लाद करके जाती हैं, मैं उसको लूट करके वहां से असलहे लूटूंगा, वहां से खजाना लूटूंगा और मैं देश की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। और वही हुआ कि ये काकोरी कांड में ये सब इन्वॉल्व होते हैं और वहां से लूटने में, ट्रेन को लूटने में भी सफल हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है मित्रों कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को वहां फांसी दे दी जाती है। और जब फांसी दी जाती है मित्रों, उस समय इनके लहू में कह सकते हैं वो ज्वाल उठी कि मैं तो सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड को देख रहा था, लेकिन आज तूने मुझे उस रूप में जगाया है कि वही हाल है कि सोते हुए सिंह के मुंह में तुमने हाथ दे दिया है, अब तुम्हारा खैर नहीं, अंग्रेजों तुमको उखाड़ फेंकेंगे। और वही होता है कि अब ये आगे चल बढ़ते हैं और आगे चल करके ये मिलते हैं लाला लाजपत राय से। और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता नहीं थे बल्कि नरम दल के नेता थे। उनके विचार यही थे कि हम अहिंसात्मक रूप से क्या करेंगे, कि आंदोलन करेंगे। और उस समय 1928 की बात है मित्रों, 1928 में साइमन भारत आया था। तो ये चाहते कि साइमन वापस जाए और साइमन ये शर्त रखे कि भगत सिंह जी मैं आपको अपने साथ रखूंगा जब आप मेरे बताए हुए कदमों पे चलेंगे, बताए हुए बातों पे चलेंगे। और ये कहते हैं मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, अहिंसात्मक रूप से मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन जब तक वो लोग शांति से दिखेंगे, अगर वो जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में मैं उनको समझाऊंगा। यही हुआ कि वहां जब जाते हैं ये, तो वहां पे क्या होता है कि ये जाते हैं सभी लोग इकट्ठे होकर के कहते हैं साइमन कमीशन जो आया था, साइमन गो की बात करते हैं। लेकिन साइमन क्या होता है, वहां पे साइमन गो नहीं होता है और साइमन जाता नहीं, बल्कि वहां पे एक
अधिकारी था जिन्होंने लाठी मारने के लिए जेम्स फोर्ड था जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने के लिए आदेशित कर दिया और लाठियों से उन पर इतना वार हुआ कि उनके मस्तक से इतनी सारे खून निकले, इतना रक्तपात हुआ कि वो कुछ ही देर में हॉस्पिटलाइज हुए और वहां पे उनका निधन हो जाता है। और इस शहादत की, लाला लाजपत राय की शहादत का प्रतिशोध लेने के लिए, उसका वो बदला लेने के लिए भगत सिंह ने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि अब मुझे इनको मारना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ते से ही वो गुजरने के लिए तैयार हुए। और होता क्या है कि ये फिर थोड़ी सी पिछली कहानी है कि इनको ये थोड़े से करते हैं, उसको बता देते हैं कि ये जो असेंबली था, सेंट्रल असेंबली था, वहां बम फोड़े थे और बम फोड़ने के बाद इनको क्या होता है कि पकड़ लिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। और ये क्या करते हैं वहां ये धुआं वाला बम फोड़ते हैं असेंबली में, और असेंबली में जब बम फोड़ते हैं तो वहां धुआं हो जाता है। और उस एक पर्चा ये छापे थे और पर्चे में लिखे थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। और ये लोग इंकलाब जिंदाबाद करते रह गए, लेकिन वहां से भगे नहीं। क्यों नहीं भगे? ये हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मौत ना हो, मौत से दूर भागना चाहता था, लेकिन ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो बटुकेश्वर दत्त के साथ वहां असेंबली में बम फोड़े और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और वहां से भगे नहीं। ये दिखा रहे थे कि मेरी मौत भी आएगी, मैं उसको हंस करके गले लगाऊंगा, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए मैं उसको भी गले लगाऊंगा। और होता क्या है मित्रों कि जब वहां पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, ये भगे ही नहीं थे, कुल मिलाकर के इनको गिरफ्तार किया नहीं गया था, ये खुद को खुद से गिरफ्तार करवाए थे। और ये जताना चाहते थे कि ये जो आजादी की लड़ाई, ये जो आजादी की आग थोड़ा ठंड होने जा रही है, इसको मेरी वो ज्वाला देगी जिससे पुनः भारतीयों में अलग प्रकार की लपटें उठेंगी और ये अंग्रेजों को समूल नष्ट करने के लिए काफी होंगी। और यही काम हुआ जब इनको वहां सेंट्रल असेंबली में ये बम फोड़ते हैं, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको सजा दी जाती है और फिर अंतिम में इनको होता है कि फांसी दी जाएगी। 24 मार्च को इनको फांसी देने के लिए ये तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन अंग्रेजों के मन में वो डर था, वो कह सकते हैं कि जब तक भगत सिंह थे उस समय तक अंग्रेज चैन से न खा पाते थे, चैन से न पी पाते थे, चैन से न सो पाते थे, न जग पाते थे। वो थे हमारे सेठ भगत सिंह जी। और वो यहां तक ही नहीं, जेल के बाहर भी अपनी स्वतंत्रता को दिखाए। जेल के अंदर जब जाते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, वहां भी जो कमियां दिखी, उनको खाने में कमियां दिखी, उनके बर्तन में कमियां दिखी। वहां लोगों को जैसे 10 बाई 10 के कमरे में, 15 बाई 15 के कमरे में 20-20, 25-25 लोगों को ठूस करके रखा जाता था। कैदी नहीं बल्कि मवेशी बना के रखा जाता था। उसका वो विरोध करते, जितने भारतीय वहां थे सबको लामबंद करते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। और तब क्या होता है, अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं कि यार ये तो यहां भी उत्पात करने लगा है, इसको अगर हम अलग नहीं रखेंगे तो ये ऐसा कर देगा कि यहां एक दिन आक्रोशित कैदी मुझे ही मार भगाएंगे। और फिर इनको क्या किया जाता है, अलग रख दिया जाता है। लेकिन ये पढ़ने के इतने शौकीन थे कि वहां भी लगभग 300-400 किताबें इन्होंने पढ़ डाली और ये शर्त रखे थे जो मुझसे मिलने आएगा वह मेरे लिए लौंग लता, समोसा, मिठाई, फल कुछ भी नहीं लाएगा, सिर्फ लाएगा तो वो लाएगा मेरे लिए किताबें। और वो कैसी किताबें लाएगा, कोई राजनीतिक सुधार की किताबें लाएगा तो कोई सामाजिक सुधार की किताब लाएगा। ये लेनिन को और कार्ल मार्क्स को पसंद करते थे, उनकी किताबें पढ़ना पसंद करते थे। इनके लोग इनको कहते हैं ये नास्तिक थे, लेकिन इनके जेब में सदैव भगवत गीता की एक पुस्तक और स्वामी विवेकानंद की एक तस्वीर सदा रहती थी। अब मित्रों आगे की कहानी कहते हैं कि जब ये वहां थे 24 मार्च को इनकी फांसी मुकर्रर हुई थी। जगत गुरु, भगत सिंह और सुखदेव, 3 लोगों को फांसी देनी थी। अब ये सभी लोग जानते हैं कि जब ये होता है कि आपकी मौत कल होगी, 4 दिन बाद होगी, तो इंसान उस समय घुट के जीता है। लेकिन ये शान से मुझ पे ताव देते हुए जी रहे थे और ये उस किताबों को पढ़ते जा रहे थे। जब इनसे ये पूछा गया और 24 मार्च की जो तारीख थी उसके पहले जब
इसको अंग्रेज को लगा कहीं ये आक्रोशित जनता हम पर हमला न कर दे, तो जब सुबह 24 मार्च को इनको फांसी देनी थी, अपने समय को ही परिवर्तित कर दिए। ये 23 मार्च की रात्रि में इन तीनों को फांसी देने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं अब आपको फांसी दी जाएगी, कोई ऐतराज या कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। इन्होंने कहा मुझे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं, मुझे फांसी पे चढ़ाए, हम इसको फांसी को खुशी खुशी चूमेंगे। और फांसी के फंदों को चूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे पूछी जाती है आखिरी इच्छा, इन्होंने कह दिया कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उस बुक के कुछ पन्ने बचे हुए हैं और उन्हीं को मैं पढ़ लूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है और कुछ नहीं। हर बच्चा, हर व्यक्ति चाहता है मैं घर से मिल लूं, माँ बाप से मिल लूं, किसी अन्य से मिल लूं, फोन से बात कर लूं, लेकिन इनकी आखिरी इच्छा ये नहीं थी। ये देश के लिए समर्पित थे और उस किताब को पढ़ करके ये निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे हाथों को ये ऐसे बांधा जाता है पीछे करके, तो इसको बांधा ना जाए और मेरे ऊपर जो काले कपड़े डाले जाते हैं वो मत डाले जाए। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज कहते हैं नहीं, आप लोग भले भी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर भी हाथ तो छोड़ सकता हूं, लेकिन आपके मुख को ढक करके ही आपको फांसी दी जाएगी। और यही होता है कि इनको ले जाया जाता है, इनके हाथ खुले थे, ये उस फांसी के फंदे को चूमते हैं और अपने से खुद, और फिर क्या होता है, कैलीवर को वहां जल्लाद जो थे वो खींचते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनको अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि रात्रि में ही इनको जला देते हैं और रात्रि में जलाने के बाद आक्रोशित जनता वहां पहुंच भी जाती है। फिर इनको भागते भागते भूमि नहीं बचती, ये भागते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे शहीद भगत सिंह जी थे। और जो आज के 90 साल पहले की इनकी कहानी है, 1931 में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ये देश के लिए वो कर गुजरे हैं जिनकी कहानी आज हम पढ़ते हैं, जिनकी कहानी पढ़ करके हमारे रगों में खून दौड़ने लगता है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने आप को युवा महसूस करने लगता है। तो मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं और सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इन शहीदों के लिए आप उचित सम्मान, यथोचित सम्मान देने की प्रक्रिया चालू करें। जो जिस लायक है उसको किसी शहीद आदत तभी मानी जाती है मित्रों जब उसको यथोचित सम्मान दिया जाए। क्योंकि मैं एक बहुत पढ़ा तो नहीं हो इतिहास की किताबें, लेकिन मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से सुना हूं कि जो अंग्रेजी किताबें हैं उनमें इन क्रांतिकारियों को, इन शहीदों को शहीद नहीं माना जाता, बल्कि ये अंग्रेजों के इनके जुर्मी मानते हैं, जबकि ये जुर्मी नहीं बल्कि अंग्रेजों को दंड देने के पूर्ण दंडाधिकारी थे। और वास्तविक ये सही किए थे। अगर ये सही ऐसे को नहीं भगाते, आज हम वही गुलामी को झेलते रहते, गुलामों में बने रहते। तो मैं इन सभी महापुरुषों को, महान शहीदों को सत सत नमन करता हूं, इनको सलाम करता हूं, इनको सैल्यूट करता हूं। और इसी के साथ मैं इस सेशन से विदा लेता हूं मित्रों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादातर शेयर कीजिएगा, मैं भी इसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मित्रों, मैं जो बोलता हूं, मेरे बोलने में कहां कमियां हैं वो चीज आप बताते रहें, जिससे मैं अपने में सुधार भी करता रहूं और अच्छा कर पा रहा हूं। तो आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर कुछ शब्द लिखें, जिससे मैं भी महसूस कर सकूं आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब इस सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।